हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राजक्ता मुंडे। होप आप सब लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। दिस इज द लास्ट वीडियो of the CA Inter RTP series that has been released by the Institute for May 22 attempt. In the first two videos, I have discussed separately the objective and subjective portion of income tax. इस क्वेश्चन में हम जीएसटी का पोर्शन पूरा कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Vidula Impex Limited is engaged in supplying sports goods. The company did not opt for registration under GST. The proper officer under GST, based on inquiry, finds that the concern is liable for registration and registered on temporary basis. After being granted the registration, the company availed the following services. Renting of motor vehicles. Registration आ गया था, उसके बाद उन्होंने ये सर्विसेज ली हैं. Appointed Mr. Rajesh as technical director. However, he was not employee of the company. Okay, डायरेक्टर सर्विसेज पर हमें रिवर्स चार्ज का केस आ सकता है. चलो एक एक करके समझते हैं क्या पूछना है. पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. During the course of business, the company issued an invoice and erroneously charged higher value. Debit note, credit note हो सकता है. Such invoice was issued on 28 फरवरी. Further, in the month of February, the company also generated e-way bill. However, on generation, the buyer cancelled the order. कुछ ज्यादा ही सब ऊपर नीचे चल रहा है इनके साथ. The month of March, since the company was incurring heavy losses, it applied for cancellation on 15 मार्च. टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होके और बीच में सब होकर के उनका कैंसिलेशन भी हो गया. बहुत ही बढ़िया. द ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन वाज मेड ऑन 30th of March. इफेक्टिव कैंसिलेशन विथ इफेक्ट फ्रॉम 15 मार्च. ओके, डेट ऑफ ऑर्डर फाइनल. ठीक है. From the following above information, choose the appropriate answer. After grant of temporary registration, Vidula needs to apply for registration within dash days from the date of grant of temporary registration if no extension period is granted for the situation. तो कितने दिन में करना होता है? टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के बाद हमें 90 डेज में अप्लाई करना होता है. तो हम देख लेते हैं ऑप्शंस. 90 डेज, तो ऑप्शन नंबर बी है ना. टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के बाद हमको 90 डेज में करना है. इन केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज लायबल टू रिवर्स चार्ज. हमने पढ़ते पढ़ते ही देखा कि हमारा जो डायरेक्टर सर्विसेज, मैंने उसी समय अपन लोगों ने डिस्कस किया कि डायरेक्टर सर्विसेज हैं तो यू हैव टू पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज. ठीक है, तो डायरेक्टर सर्विसेज में यू हैव टू पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज. Which document is required to be issued by the company in respect of 28 फरवरी. अगेन वहां पर भी हमने बात करी थी. देखो, डेबिट नोट जाएगा कि क्रेडिट नोट जाएगा, वो अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट से समझा करो. डेबिट नोट क्रेडिट नोट का लॉजिक ही वो होता है, मतलब अकाउंट्स में भी हम जब पढ़ते थे तब, अगर आप पार्टी को डेबिट कर रहे हो तो डेबिट नोट, नहीं तो क्रेडिट नोट. तो हमने क्या किया है, कस्टमर से ज्यादा चार्ज कर दिया है, तो एंट्री क्या करी होगी, डेटर टू सेल्स. अब इसको कम करना है तो उल्टा करना है, मतलब डेटर को क्रेडिट करना है तो क्या इशू करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा. बराबर. नीड्स टू फाइल इट्स फाइनल रिटर्न. फाइनल रिटर्न कब देना होता है? फाइनल रिटर्न देना होता है अपने को कैंसिलेशन के समय पर. उसका हमारा टाइम लिमिट क्या होता है? डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन से 3 महीना, विच एवर इज लेटर. तो हमारा दोनों डेट्स देख लेते हैं हम. डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, तो 30 मार्च हमारा है. और कहां से 3 महीने गिनेंगे? लेटर वाला डेट. तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो 30 जून हमारा डेट ऑफ फाइनल रिटर्न हो जाएगा. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ई-वे बिल जनरेटेड विच वाज कैंसल्ड. तो ई-वे बिल कैन बी कैंसल्ड विद इन 24 आवर्स. वी नो दिस थिंग. सो अगेन द ऑप्शन विल बी बी. सिंपल है. क्वेश्चंस काफी थ्योरी पोर्शन पर ज्यादा थे. ऐसे आईटीसी और उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा. नॉर्मली आरटीपी में वैसे क्वेश्चंस वो लोग डालते हैं फर्स्ट वाले में, क्या मतलब आउटपुट कितना होगा, इनपुट कितना होगा, पेमेंट कितना है, वगैरह वगैरह. बट इसमें ऐसे उन्होंने स्पेसिफिकली वैसा कुछ भी नहीं पूछा. इनफैक्ट इस बार की जो जीएसटी की आरटीपी भी है ना, वो भी उन्होंने मैक्सिमम थ्योरी बेस्ड ही बनाई है. सच हमें देखो ज्यादा कुछ सॉल्व करने के क्वेश्चंस वैसे भी नहीं है. आप लोग खुद से भी ट्राई एक बार करके देख सकते हैं. इन केस यू हैव एनी डाउट देन यू कैन ऑलवेज रेफर द वीडियोस, बट डू मेक अ हैबिट ऑफ फर्स्ट ट्राइंग योरसेल्फ. That is much more important for you right now, at specifically at this point of time. And ना सिर्फ इस अटेम्प्ट की, बट पिछले अटेम्प्ट्स की भी आरटीपी सॉल्व करके देखिए. उनके भी वीडियोस अवेलेबल हैं. अगर आप लोगों को कहीं उसमें दिक्कत आती है तो भी हम डिस्कस कर सकते हैं. सो कोशिश करें खुद से करके देखने की, है ना. तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज, आपको खुद से आ जाना चीजें. अब चलिए देख लेते हैं हम क्या क्या क्वेश्चंस दिए हैं. मिस्टर शंभू, अ ट्रेडर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, एंगेज्ड इन होलसेल बिजनेस. Mr. Nandi, registered under GST in Patiala, a regular return filer, supplies toys in bulk to Mr. Shambhu.
Mr. Shambhu is paying tax in regular scheme, has not filed GSTR 3B for last 2 months. Mr. Nandi wants to generate e-way bill. ई-वे बिल में हम लोगों को, आप लोगों को याद होगा कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर आप रिटर्न वगैरह टाइमली फाइल नहीं करते हो तो आप ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकते, है ना, वो हम डिस्कस करेंगे. ऑल्सो मिस्टर नारायण फ्रॉम जम्मू अप्रोच शंभू फॉर purchasing toys for the purpose of return gift to his son's first birthday party. Shambhu wants to generate an e-way bill in respect of an outward supply. Examine with reference to Mr. Nandi और Mr. शंभू जनरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. चलिए, अब पहले अगेन जैसा मैंने बताया आपको, जैसा मैं डीटी में भी बताती हूँ, सबसे पहले आपको प्रोविजन बताना है कि ई-वे बिल कब जनरेट हो सकता है, कब नहीं जनरेट हो सकता है. तो कब नहीं जनरेट होगा, जब आपने you have not fulfilled certain conditions. तो क्या बोला है, e-way bill will only be for the defaulting supplier and not for the defaulting recipient or transporter, है ना. so क्या बोला है अपने को, a person paying tax under regular scheme who has not furnished returns for a consecutive 2 tax periods is considered a defaulting person. Suspended GSTIN cannot generate e-way bill. However, suspended GSTIN can get the e-way bill generated एज अ रेसिपिएंट और एज अ ट्रांसपोर्टर. तो गलती इसमें किनकी है, गलती इसमें शंभू जी की है, तो वो नहीं कर सकते जनरेट, है ना. सो यहाँ पर देख लेते हैं आंसर. 10 देयर विल बी नो रेस्ट्रिक्शन फॉर नंदी, उन्होंने थोड़ी भी गलती करी है, तो वो शंभू पर ई-वे बिल जनरेट कर सकती है, बट शंभू जनरेट नहीं कर सकता. ई-वे बिल इज ब्लॉक्ड बाय मिस्टर शंभू. मिस्टर शंभू हैज नॉट फाइल्ड टू नारायण एज इट्स आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो वो जनरेट नहीं कर सकता, उसके ऊपर जनरेट किया जा सकता है. चलिए आगे चलते हैं. Mr. Ayushman, a registered person, intra-state supply aggregate turnover of 1.2 crore, did not file GSTR 3B. The amount of tax payable is 8 lakh. All his supplies are intra-state. Is there any late fees payable? If yes, what is the amount of late fees? तो पहले प्रोविजन बता देते हैं, वापस वही चीज कि अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम या उसके अंदर अंदर है और आप रिटर्न फर्निश नहीं करते हो बाय द ड्यू डेट, देन लेट फीस ऑफ 2000, ठीक है, 1000 जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी है तो 2000 आपको पे करना पड़ेगा. इसमें क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि इंट्रा स्टेट है तो 1000 सीजीएसटी एसजीएसटी आप पे करोगे, दैट विल बी 2000 रुपीज की आपको लेट फीस देनी पड़ेगी, है ना. चलिए आगे चलते हैं. विल योर आंसर भी डिफरेंट अगर उनका टर्नओवर 5 करोड़ होता तो अभी हम लोगों ने जो लिमिट रखी वो 1.5 करोड़ वाली रखी, नहीं तो 5000 वाली लेट फीस लग जाएगी जो नॉर्मल प्रोविजन होता है ना. The registered person whose aggregate turnover is more than 1.5 but less than or equal to 5 crores in the preceding financial year who fails to furnish has to pay a late fees of 5000, 2500 नहीं तो 5000. अब इसमें भी अगेन इंट्रा स्टेट है तो 5000 पूरा, मतलब सॉरी 2500 सीजीएसटी एसजीएसटी. व्हाट विल बी योर आंसर इफ टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल फॉर जीएसटीआर इज निल. अब इसमें पहले उन्होंने बोला था कि 3B में 8 लाख की लायबिलिटी है. अब अगर 3B में पेमेंट ही नहीं है तो फिर लेट फीस का क्या प्रोविजन होगा, पहले वो एक्सप्लेन कर देंगी फिर बता देंगे क्या है. तो एनी रजिस्टर्ड पर्सन हुज टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल टैक्स पेबल इन जीएसटीआर 3B इज निल एंड हु फेल्स टू फर्निश द रिटर्न्स, तो आपकी लेट फीस कम हो जाएगी क्योंकि आप टैक्स तो पेमेंट का कोई वो ही नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो सिर्फ रिटर्न फाइल ना करने की फीस लग रही है 500, वापस वही 250 या फिर 500 आईजीएसटी. तो हमारे केस में सिंपल 250 हमको पे करना पड़ेगा, है ना. चलिए Mr. X, question number 8. Mr. X of Haryana intends to start business of supply of building materials to various construction sites. He has taken voluntary registration under GST. However, he has not commenced the business till December due to lack of working capital. The proper officer Suamoto cancelled the registration. We are required to examine whether the action taken is valid in law. X has applied for revocation after 40 days. From the date of service. Department contends that application of revocation can be made only within 30 days. However, X contends that the period of submission of application may be extended on sufficient grounds. You are required to contend the validity of contentions dependent by the department and X. Again, simple है, पूरा theoretical question है. Provisions हमें पता होने चाहिए कब कब हम cancel कर सकते हैं. तो in case of आपका अगर जो केस है वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन का होता है, पहले तो आपको पूरे केसेस बताने पड़ेंगे कि जिन जिन केसेस में ऑफिसर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है. स्पेसिफिकली अगर वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन का केस है तो 6 मंथ्स का एक टाइम लिमिट होता है कि आपको 6 मंथ्स के अंदर बिजनेस शुरू करना है, नहीं तो आपका कैंसिलेशन किया जा सकता है. तो पहले हम एक्सप्लेन कर दें कि व्हेन यू कैन कैंसिल द रजिस्ट्रेशन एज पर द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, कब कब कैंसिल किया जा सकता है. तो वो हमने बता दिया
कि कब कब हम रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। हमारे काम का पॉइंट ये है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन एंड 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब अपन देख लेते हैं अपने केस में कि विद इन 6 मंथ्स अगर हमने नहीं किया है तो 10 सुओ मोटो कैंसिलेशन वैलिड है, उसने 6 महीने में नहीं किया। देखो क्वेश्चन देख लेते हैं वापस से हम, तो अप्रैल से दिसंबर हो गया है ना, तो उसने 6 मंथ्स के अंदर अंदर बिजनेस शुरू नहीं किया, यस इट कैन बी कैंसल्ड। मिस्टर एक्स वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन हैज नॉट कमेंस्ड विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। फर्दर अगर कैंसिल होता है तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। हाउएवर वो आपका मतलब पीरियड जो है 30 डेज का वो एक्सटेंड किया जा सकता है आफ्टर वैलिड रीजंस टू फर्दर 30 डेज। तो वो बात उसकी सही है, वो व्यक्ति की मतलब ऑफिसर की भी बात सही है कि 30 दिन के अंदर तुमको रिवोकेशन के लिए अप्लाई करना है, लेकिन उस व्यक्ति की भी बात सही है कि भैया अगर नहीं कर पाए और वैलिड रीजन है तो परमिशन से हम टाइम को एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो डिपार्टमेंट की वो चीज गलत हो जाएगी वहां पर। और बाकी कंटेंशन रेज्ड बाय एक्स इज वैलिड इन लॉ is allowed on sufficient cause being showed or reasons recorded in writing। ठीक है, सो ये हम कर सकते हैं। चलिए, गीता सर्विसेज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, आगे बढ़ते हैं। इज engaged in providing following services to government। okay, the company receives for provides following services: supply of manpower for cleanliness not involving any supply of goods, मतलब अपना वो है सर्विसेज है, प्योर सर्विसेज है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप्स ओन्ड बाय गीता सर्विसेज बाय वे ऑफ सेल ऑफ शुगर अंडर द पीडीएस, सारे सर्विसेज आप गवर्नमेंट को ही दे रहे हो अगेंस्ट द कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ कमीशन। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट है, म्यूनिसिपैलिटी को हम स्ट्रीट लाइट मेंटेन करने की सर्विसेज दे रहे हैं, कंस्टिट्यूट्स 35% ऑफ सर्विस। सर्विस ऑफ ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, कुछ गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया होगा, फॉर विच 70% ऑफ द एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय द गवर्नमेंट। अब इस केस में आपको सिंपल सीधे सीधे सिर्फ वो वाला पॉइंट एग्जेम्पशंस का पूरा ध्यान रखना है जो कि गवर्नमेंट वाले को डील करता है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट कब एग्जेम्प्ट होती हैं और कब एग्जेम्प्ट नहीं होती है। तो प्योर सर्विसेज है, हमने तभी बात करी प्योर सर्विसेज है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो फेयर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है, अगेन फेयर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में आपको कंसिडरेशन मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ कमीशन, दैट विल बी एग्जेम्प्ट। तो पूरा पूरा कंसिडरेशन पूरा पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट हो गया। अगर हम स्ट्रीट लाइट वाली बात कर रहे हैं तो स्ट्रीट लाइट वाली बात हमारी कंपोजिट हो रही है, इसमें देखो प्योर सर्विसेज था, कंपोजिट क्यों हो रही है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 35% आपका क्या है सप्लाई ऑफ सर्विस है और बाकी का आपका वो है। तो कंपोजिट है, गुड्स और सप्लाई मिला करके है। गुड्स और सप्लाई मिला करके अगर आप गवर्नमेंट को देते हो तो आपका जो लिमिट होता है क्या होता है 25%। कंपोजिट सप्लाई टू गवर्नमेंट इन विच वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज नॉट मोर देन 25% is exempt. Since in this case supply of goods constitutes 35% of the supply of composite service, the same will be taxable. तो in this particular case आपका जो goods का portion है वो 35% है। रिप्लेसमेंट ऑफ defunct lights and other spare parts, तो अब जो रिप्लेसमेंट वगैरह करोगे, स्ट्रीट लाइट खराब हो गई उसकी पार्ट बदल दिए, वो गुड्स हो गया और बाकी सर्विसिंग का काम आपका क्या हो गया सर्विस हो गया, वो 35% है। 25 तक होता तो एग्जेम्प्ट होता, अदरवाइज टैक्सेबल हो जाता, तो ये क्या हो गया टैक्सेबल हो गया। ब्रोशर डेवलपमेंट अगर किया है अगेन वहां पर भी आपका 70% ही खर्चा सिर्फ गवर्नमेंट उठा रही है। जो हमारा स्पेसिफिक प्रोविजन है वो क्या कहता है कि अगर किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आपने सर्विस प्रोवाइड करी है तो कम से कम 75% का एक्सपेंडिचर सरकार का होना चाहिए, अदरवाइज वो अमाउंट एग्जेम्प्ट नहीं होगा। तो अगेन ये चीज यहाँ पर लग गई। सो सेकंड दूसरी दो सर्विसेज जो है वो टैक्सेबल हो गई, बाकी की जो है वो एग्जेम्प्ट हो गई। चलिए लास्ट क्वेश्चन, रेस्ट्रिक्शंस हैव बीन इम्पोज्ड on the amount of available in electronic credit ledger by 86B, is there any exception? अगेन ये तो पूरा ही थियोरेटिकल है, आपको सीधे सीधे सिर्फ इसमें तो मतलब केस स्टडी भी नहीं है, आपको सीधे उन्होंने सिर्फ प्रोविजन एक्सप्लेन करने को बोला है। तो ठीक है, हम समझ लेते हैं कि क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं और क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। तो पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स मोर देन 1 लाख may not apply in cases where persons mentioned below have deposited some more than 1 lakh as income tax under the Income Tax Act in each of the last 2 financial years within the time limit to file return of income under 139(1) of has expired. So क्या बोला है कि अगर the restriction may not apply where persons mentioned below have deposited sum of more than 1 lakh as income tax under Income Tax Act in each of the last 2 financial years for which the time limit
to file return has been expired, the registered person or the karta of or the managing director of the registered person or any two of the partners, इन केसेस में आपका 86B का रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पे अमाउंट यूज करने से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज करता है। अगेन सेकेंड केस भी दिया है उन्होंने, रिसिप्ट ऑफ रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ मोर देन 1 लाख। 86B may not apply whereby registered person has received a refund amount of more than 1 lakh on account of unutilized input tax credit under the following: zero rated या inverted duty। तो अगेन आपका वो एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आपको रिफंड रिसीव हुआ है मोर देन 1 लाख का ऑफ आईटीसी, रिफंड ऑफ टैक्स पेड नहीं, रिफंड ऑफ आईटीसी। लास्टली, पेमेंट ऑफ टोटल आउटपुट लायबिलिटी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इन एक्सेस ऑफ 1% ऑफ टोटल आउटपुट लायबिलिटी यूजिंग क्रेडिट लेजर। आपका जितना भी आउटपुट लायबिलिटी है, इफ द रजिस्टर्ड पर्सन हैज पेड मोर देन 1% ऑफ total output liability using cash ledger, the restrictions 86B shall not apply. It is pertinent to note that GST liability under reverse charge should not be taken into account. Output liability में reverse charge वैसे भी नहीं आता, ये हम लोग हमेशा से ही पढ़ते आए हैं। Lastly, specified registered persons इन केसेस में आपके गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, स्टैट्यूटरी बॉडी वगैरह है, इन पर नहीं अप्लाई होगा। हाउएवर, कमिश्नर मे रिमूव द सेड रेस्ट्रिक्शन आफ्टर सच वेरिफिकेशंस एंड सेफगार्ड्स एज मे डीम फिट। ठीक है, सो ये सारे प्रोविजंस हम लोगों को ध्यान रखने हैं। एज सच जीएसटी वाज मोर ऑफ प्रोसीजरल पार्ट, मोर ऑफ थ्योरी पार्ट। तो प्रोविजंस अगर आप लोगों की क्लियर हैं, अगर आप लोगों का जीएसटी का कॉन्सेप्ट्स वाला चीज प्रॉपरली क्लियर है, तो आपको जीएसटी आरटीपी में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। इन केस ऑफ एनी इश्यूज, फील फ्री टू डिस्कस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड डू योर बेस्ट, बी कॉन्फिडेंट एंड ऑल द वेरी बेस्ट।